बूट वीडियो सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था स्प्रिंग बूट विथ S2 डेटाबेस, राइट। और हमने क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड किया था। सबसे पहले हमने डिपेंडेंसी चूज किया था स्प्रिंग डेटा JPA, देन स्प्रिंग वेव, राइट। उसके बाद स्प्रिंग डेव टूल्स हमने सेलेक्ट किया था और S2 डेटाबेस का डिपेंडेंसी, क्योंकि S2 डेटाबेस जो इन मेमोरी डेटाबेस है दैट वी वांट टू यूज। और रिमेनिंग डिपेंडेंसी ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट ऑटोमेटिकली स्प्रिंग ऐड करता है एंड देयर इज वन प्लग इन विच हेल्प अस टू जनरेट एक्सिक्यूटेबल जार इन स्प्रिंग बूट, राइट। तो ये सारे डिपेंडेंसीज हैं। नाउ व्हाई आई हैव चूजन दिस स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ सोर्स कोड में कुछ भी मैं चेंज करूँ और जैसे ही मैं सेव करूँ तो सर्वर जो है टॉमकैट एम्बेडेड सर्वर है जो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, राइट। तो इसलिए मैंने ऐड किया था। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास इन मेमोरी डेटाबेस है एटलीस्ट, राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट स्प्रिंग डेटा JPA। तो स्प्रिंग डेटा JPA गाइज, JPA स्टैंड्स फॉर जावा परसिस्टेंस API। तो JPA क्या होता है, एक जस्ट स्पेसिफिकेशन है, राइट। यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो वेन एवर यू सेलेक्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA, जब भी आप ये स्टार्टर प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करते हो, राइट। और तो क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, हाइबरनेट विल, स्प्रिंग बूट क्या करता है, हाइबरनेट विल चूज एज ए करस्पॉन्डिंग JPA इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए मेवन डिपेंडेंसी में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे हाइबरनेट रिलेटेड जार्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, राइट। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइबरनेट रिलेटेड बेसिकली जार इसलिए ऐड करता है कि हाइबरनेट उसको एज ए JPA डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटर चूज करता है, राइट। तो वो सारा चीज़ है जो हम डेटाबेस से एक इंटरेक्ट कर सके। तो अभी हम इन मेमोरी डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं, बाद में एक्चुअल डेटाबेस लाइक ओरेकल और MySQL से हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बहुत सिंपल यूज केस लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एंटिटी क्लास क्रिएट करूँगा, राइट। और उस एंटिटी क्लास में सारा डाटा सेट करने के बाद मैं चाहूँगा कि वो डेटा बेस में सेव हो जाए, राइट। इंसर्ट ऑपरेशन एटलीस्ट हम लोग करेंगे, राइट। और ऑफकोर्स वी रिक्वायर्ड वन डॉग क्लास, राइट। तो डॉग क्लास या डॉग इंटरफेस वाट एवर विल सी, राइट। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पैकेज पर और क्रिएट करता हूँ मैं एक एंटिटी क्लास, राइट। सो यदि आप हाइबरनेट पर पहले काम किए होंगे तो क्रिएटिंग एंटिटी क्लास इज़ वेरी इजी। सो यहाँ डॉट एंटिटीज़ मैं देता हूँ पैकेज, और यहाँ मैं लेट्स से कि यूजर करके एक एंटिटी क्लास क्रिएट करता हूँ, राइट, यूजर। तो हाइबरनेट में आपने काम किया होगा, राइट। तो किसी भी जो मॉडल क्लास होता है उसको एंटिटी क्लास में चेंज करने के लिए आपको इस क्लास को ऐड एंटिटी से आपको अनोटेट करना होगा, राइट, विच बिलोंग्स टू द जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस। ये मैंडेटरी अनोटेशन होता है जो आपको देना होगा, राइट। उसके बाद जब भी एंटिटी क्लास हाइबरनेट में बनाते हैं, एंटिटी क्लास का मतलब वो क्लास विच इज गोइंग टू मैप विद द डेटाबेस टेबल, दैट इज एंटिटी क्लास, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक टेबल होना चाहिए, राइट। तो टेबल नेम भी आप चाहो तो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता है। तो अभी मैं बाकी हम मॉडिफिकेशन बाद में करेंगे, बाकी अनोटेशन। अब एटलीस्ट एक फील्ड आपको ऐसा चूज करना होगा गाइस जो प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करे। तो लेट्स से कि प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करने वाला मैं ID दे देता हूँ, राइट। ID इज आर प्राइमरी की। इसको प्राइमरी की मार्क करने के लिए ऐड ID अनोटेशन आपको यूज करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस, राइट। These two annotations are mandatory. That's it. Rest of the annotations are optional. Optional में क्या क्या हो सकता है वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ फील्ड्स ऐड करते हैं, राइट। जैसे नेम, यूज़र नेम होना चाहिए, तो यूज़र नेम दे देता हूँ। उसके प्राइवेट लेट्स से कि यूज़र एज दे देते हैं, एज ले लेते हैं, एज। और उसके बाद मैं लेता हूँ लेट्स से कि डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ मैं लोकल डेट लेता हूँ, राइट। यू माइट बी अवेयर अबाउट द लोकल डेट, राइट। जावा 8 से लेता हूँ, ये जावा 8 का होता है लोकल डेट। इसको मैं बोलता हूँ DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो हमारे पास इतने प्राइवेट फील्ड्स है। करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो सोर्स एंड जस्ट जनरेटर गेटर्स एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन जनरेट। सो इट विल जनरेट सेटर एंड गेटर फॉर माई एंटिटी क्लास, राइट। कुछ ऑप्शनल अनोटेशंस होता है, दैट्स गुड टू हैव। जैसे ऐड टेबल, ये ऑप्शनल अनोटेशंस है। टेबल नेम आप नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा JPA, ये जो एंटिटी का नेम है, राइट, एंटिटी का नाम उसी नाम से टेबल नेम क्रिएट कर देगा। दैट आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि खुद का टेबल नेम क्रिएट करूँ। टेबल
और यहाँ नेम इक्वल टू आपको देना होगा जो टेबल नेम आप देना चाहते हैं। तो लेट्स से आई वुड लाइक टू क्रिएट यूज़र अंडरस्कोर टेबल, ये टेबल नेम चाहता हूँ मैं, राइट। एंड दिस इज़ आवर प्राइमरी की। तो यहाँ इसको हम कॉलम annotations देता हूँ, एंड कॉलम नेम, वॉट एवर नेम यू वांट टू स्पेसिफाई, यू कैन स्पेसिफाई ओवर हियर, राइट। तो इस जो प्रॉपर्टीज है उसका वो कॉलम नेम क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में, राइट। इसी तरह से सारे प्रॉपर्टी से पहले कॉलम नेम दे देते हैं। उसके बाद इसका कॉलम नेम मैं चाहता हूँ आईडी। यू माइट बी थिंकिंग कि आईडी कॉलम नेम दे रहा है, प्रॉपर्टी भी कॉलम नेम दे रहा है, राइट। तो यदि आप एक कॉलम एनोटेशन नहीं दोगे, राइट, ये नहीं दोगे, तो जो प्रॉपर्टी नेम है इसी नेम से कॉलम क्रिएट कर देगा डेटाबेस में, राइट। टेबल ये क्रिएट करेगा और इसी नेम से। लेकिन कल को ये जाकर आप ये मॉडिफाई कर दोगे तो डेटाबेस में कॉलम नेम चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वांट टू सेग्रीगेट कि कॉलम नेम और ये प्रॉपर्टी नेम टाइड नहीं हो, टाइट कपल नहीं हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ आईडी दिया है। यहाँ नेम देते हैं, राइट। एज को एज ही रहने देते हैं, और ए DOB को डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, राइट। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट डन डिजाइनिंग आर एंटिटी क्लास। अब एक और चीज़, ये जो आईडी है, या तो आप क्या कर सकते हो गाइज कि आप मैनुअली सेट कर सकते हो, नहीं तो इसको ऑटो जनरेटेड भी रख सकते हो ताकि डेटाबेस खुद ही मैनेज करेगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर मैं JPA एनोटेशन यूज करूँगा, जनरेटेड वैल्यू, देयर इज कॉल्ड जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू में यहाँ स्ट्रैटजी आप स्पेसिफिक स्ट्रैटजी, देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटजी। एज ऑफ नाउ जस्ट आई एम सेलेक्टिंग ऑटो मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट। ये वैल्यू का, इसका वैल्यू जब पहला रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे, मतलब यूजर टेबल में, तो पहला जो आईडी का वैल्यू होगा वो 1 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, 2 हो जाएगा। इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट मैनेज करेगा डेटाबेस इटसेल्फ। सो वी हैव डन डिजाइनिंग आवर एंटिटी क्लास, राइट। अब हम जाते हैं गाइज और एक रेपोजिटरी क्लास नहीं, मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा। दैट्स द पावर ऑफ स्प्रिंग डेटा JPA गाइज। तो मैं डॉ पैकेज और यहाँ मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा। ओके, लेट मी गो बैक and here I am going to create one interface, right, interface, and I'll keep the package name DAO, right, and let's say user repository मैं देता हूँ, user repository, right, and this interface, this is my user repository interface, is going to extend interface is called CRUD repository, right, which is Spring Data JPA basically interface, right। आप देख सकते हो कि पैकेज नेम क्या है, arc.spring-framework.data.repository.crud repository, राइट। और यहाँ T क्या है, यहाँ एंटिटी क्लास होगा, दैट इज नथिंग बट द यूजर। और ये क्या होगा आपका प्राइमरी की का डेटा टाइप। तो प्राइमरी की का डेटा टाइप क्या है अपना, इंटेजर है, राइट, इंटेजर, INTEGR, इंटेजर, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू इम्पोर्ट this user, right, which is in another package, right। So simply you don't need to really create a class, but you just need to create an interface which is going to extend, right, CRUD repository interface, right। And if you look into this CRUD repository interface, right, it is finally extending repository interface, which is the basically central repository interface, right, which is kind of marker interface, I would say, right। अब यहाँ देखोगे तो इस ये जो है CRUD repository जो इंटरफेस, इसमें ऑलरेडी बेसिक मेथड्स दिस repository इज गोइंग टू प्रोवाइड यू टू परफॉर्म द CRUD ऑपरेशन। जैसे सेव के लिए, सेव एक एंटिटी सेव करना है तो डायरेक्टली सेव कर सकते हो और सेम एंटिटी विल बी रिटर्न। यदि मल्टीपल एंटिटी को एक साथ सेव करना है डेटाबेस में तो सेव ऑल है, विच इज गोइंग टू रिटर्न अस आइटरेबल। उसी तरह और भी मेथड्स है, बाकी मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम सेव और सेव ऑल करेंगे इस वीडियो में, ताकि वीडियो को थोड़ा लिमिटेड रखें मैं, राइट। सो now I'll go back to my Spring Boot Strap class, और यहाँ मैं क्या करूँगा, ये जो है ये रिटर्न करेगा आपको configurable application context। so we have an object of application context, and here I'll say get bean, right, get bean, और यहाँ मैं user repository करूँगा। You might be thinking guys कि यूजर रिपोजिटरी का इंस्टांस हमको कैसे मिलेगा, राइट। यू माइट बी वॉन्डरिंग कि यूजर रिपोजिटरी का इंस्टांस मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि दिस इज जस्ट एन इंटरफेस, इट इज़ नॉट अ क्लास। सो इफ आई एम आस्किंग टू रिटर्न मी द बीन ऑफ दिस इंटरफेस, देन हाउ स्प्रिंग इज गोइंग टू गेट बीन फॉर दिस, बिकॉज दिस इज एन इंटरफेस। इंटरफेस का बीन आप नहीं रिटर्न कर सकता है स्प्रिंग, राइट।
लेकिन टेल मी, लेट मी टेल यू गाइस, जब भी आप इंटरफेस क्रिएट करते हो बाय एक्सटेंडिंग करंट रिपोजिटरी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस इज गोइंग टू प्रोवाइड बाय द स्प्रिंग डेटा जेपीयू. दैट्स द पावर ऑफ बेसिकली स्प्रिंग डेटा जेपीए गाइस. और इसमें जितने भी करंट ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये सब सेलेक्ट वाली ऑपरेशन चाहिए, जो बेसिक ऑपरेशन है, विच इज गोइंग टू प्रोवाइड बाय द स्प्रिंग डेटा जेपीए. On the top of that, of course, you can add some more method over here, and Spring Data also helps you to generate a SQL query based on the declared method name. Method name से SQL query generate करता है, लेकिन वो advanced concept that we'll see in the future video series, right? लेकिन बेसिक ऑपरेशन आप कर सकते हो इसमें, जो क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये सारी ऑपरेशन है, सेलेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. तो हम वापस आते हैं. तो इसका ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा? स्प्रिंग बूट कर देगा आपके लिए. सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग बूट ओनली और स्प्रिंग फ्रेमवर्क ओनली, राइट. नाउ आई हैव एन इंस्टेंस ऑफ दिस गाई, राइट. अब मैं पहला मेथड क्रिएट करता हूँ, क्रिएट यूजर, राइट. क्रिएट यूजर, एंड हियर आई एम गोइंग टू पास यूजर रिपोजिटरी, राइट. सो लेट्स क्रिएट वन प्राइवेट मेथड. तो यहाँ हम दो मेथड क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर विच इज़ गोइंग टू बेसिकली क्रिएट अ सिंगल यूजर इन द डेटाबेस. और दूसरा मैं मेथड क्रिएट करूँगा जहाँ मोर देन वन यूजर इफ़ यू वांट टू क्रिएट एट ए टाइम, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. हमने देखा कि ऐसा भी मेथड है जो मोर देन वन ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में हमें API प्रोवाइड करता है, राइट, इन करंट रिपोजिटरी. Now here I have an object of a user repository, and here let me create one user object. So I say user equal to new user, sorry, equal to new user. User, right. And one more thing guys, here you need to set only three stuff, right. You have to set name, username. Let's say I'm going to set Sean Murphy, Murphy, Sean Murphy name. And let me set the age, let's say 30, and date of birth we need to set, but you don't need to really set id को हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है. तो यहाँ मैं लोकल डेट, जो जावा 8 का लोकल डेट है, एंड देयर इज ऑफ मेथड, देयर यू कैन प्रोवाइड ईयर, मंथ एंड डे ऑफ द मंथ. तो ईयर लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 1998, और मंथ यहाँ पर आप इनम यूज कर सकते हैं. मंथ लेट्स से कि मार्च है, मार्च, और डे लेट्स से कि 20 मार्च, राइट. नाउ आई हैव यूजर रिपोजिटरी, सो आई कैन कॉल द सेम मेथड, राइट. सेम मेथड क्या करता है गाइस, ये डेटाबेस में इस एंटिटी को सेव कर देगा, राइट. S2 डेटाबेस में इस एंटिटी को सेव कर देगा. यू माइट बी वंडरिंग कि क्या डेटाबेस टेबल होगा एंड ऑल. सो JPA नो ऑलरेडी कि क्या डेटाबेस है, इस एंटिटी का डेटाबेस ये है, कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का मैपिंग ऑलरेडी एंटिटी क्लास में है, राइट. एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न, लेट्स से DB यूजर दे देते हैं वेरिएबल का नाम, मतलब डेटाबेस में ये ऑब्जेक्ट सेव कर देगा, राइट. वो रिटर्न करेगा, जो ऑब्जेक्ट सेव हो गया वो रिटर्न भी कर रहा है. तो हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट अ मैसेज, following user info saved in database, right. सिंपल मैसेज दे देता हूँ, एंड दिस DB यूजर का इन्फो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, राइट. यहाँ प्रिंट कर देते हैं, राइट. तो इसमें टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर देते हैं ताकि हमको बार बार गेटर मेथड कॉल ना करना पड़े हर एक एट्रीब्यूट को प्रिंट करने के लिए. तो आई वुड गो टू द सोर्स एंड आई विल ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड, राइट. मेक सेंस. नाउ कम बैक टू आवर बूटस्ट्रैप क्लास. अब मैं जाता हूँ गाइस, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए. ओके दिस इज क्रिएट यूजर सेट, राइट. तो दिस कोड है सपोज टू बी द हियर, राइट. ये मल्टीपल यूजर के लिए है, ये सिंगल यूजर के लिए, तो ये कोड तो यहाँ होना चाहिए, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट. लेट्स से कि यूजर 1 यूजर 1 हो गया. लेट्स से यूजर 1, लेट्स से मैं कहता हूँ शुदा वर्मा
एंड लेट्स से ईयर ऑफ बर्थ मैं से भी रहने देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ लेट्स अगस्त 20 August, right? So this is user 1. Let's create one more user. So I'm going to create user 2, and user Raj Verma, and let's say age I'm going to 32, this is I'm going to 31. Next some change, that's it. Now instead of August, let's say February, and 22nd February, right? So now we have a 2 user, right? Now let's create one list. You can create list set, right? कि जो भी कलेक्शन आइटरेबल को एक्सटेंड करता है वो क्रिएट कर वो कलेक्शन आप ले सकते हो. यूजर लेट्स से लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. यू कैन टेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लिस्ट. मैं यहाँ एरे लिस्ट ले लिया हूँ java.util से इंपोर्ट, एंड यहाँ यूजर लिस्ट कर लेते हैं इसको गाइस. यूजर लिस्ट. नाउ इन दिस यूजर लिस्ट आई एम गोइंग टू सेव add both the users. So user 1 and user 2 I'm going to save. User 2, right? Now in this user repository, which basically extends CRUD repository, right? So we have a save all method, right? save में एक single entity save करते हैं, save all में multiple entity, right? iterable लेता है तो whichever collection extends or implement iterable, that object you can pass it over here, and this guy is going to return dv saved users, right? और सेव करके पूरा ऑब्जेक्ट भी आपको रिटर्न करेगा, राइट? एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट फॉलोइंग यूजर्स इन्फो सेव्ड इन डेटाबेस. एंड यहाँ फॉर ईच लूप ले सकते हो, राइट? फॉर ईच लूप सिस्टम डॉट आउट colon print ln, right? Method reference यहाँ पास कर सकते हैं instead of lambda, right? So we are going to call these two methods, right? Now you might be wondering कि database में टेबल वगैरह ऐसा तो क्रिएट ही नहीं किया, right? लेकिन नो वरी, आपको डेटाबेस में टेबल वगैरह क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्प्रिंग डेटा JPA विल टेक केयर अबाउट ऑल दोज स्टफ, राइट? यहाँ जाके आप देखोगे तो स्प्रिंग बूट कॉमन प्रॉपर्टीज़, स्प्रिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर समथिंग इज कॉल्ड HBMDDL करके प्रॉपर्टीज़ होगा, राइट? यू कैन गिव दिस प्रॉपर्टी स्प्रिंग JPA हाइबरनेट DDL ऑटो, और इसका वैल्यू जो इन मेमोरी डेटाबेस होता है उसका इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है? ये होता है क्रिएट ड्रॉप. एंड जो मेमोरी बेस्ड डेटाबेस होता है एक्चुअल डेटाबेस उसके लिए नन वैल्यू होता है. तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे. एज ऑफ नाउ लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट. अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट एज ए स्प्रिंग बूट ऐप. नाउ यहाँ से स्प्रिंग बूट स्ट्रैप क्या करेगा? डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर देगा. लुक एट द हियर कंसोल क्लियरली बोल रहा है कि S2 डेटाबेस इज रनिंग ऑन /S2 URL, राइट? और ये दोनों ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ एंड दो ऑब्जेक्ट एक साथ इंसर्ट हुआ क्योंकि हम इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? जो पहला कॉल है उसमें एक यूजर डेटाबेस में सेव हो रहा है, दूसरा कॉल में दो यूजर हो रहा है, राइट? तो डेटाबेस में अब डेटाबेस को चेक करना है कि डेटाबेस में रियली ये इंसर्ट हुआ कि नहीं. तो आपको जाना है localhost :8080 और S2, राइट? सो हियर इज़ द S2 डेटाबेस. फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करो. टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, राइट? सो हियर यू कैन सी यूजर टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट? इफ यू परफॉर्म द सेलेक्ट ऑपरेशन, select start from user table, click on run, then here you can see there are 3 users available, right? So 3 यूजर यहाँ क्रिएट हो गया है गाइस, राइट? अब कुछ कस्टमाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, राइट? टेबल क्रिएट हो गया, डेटा भी इंसर्ट हो गया, जो भी हमने डेटाबेस इंसर्ट करना चाहा. अब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो. सो यदि ये टेबल क्रिएट हुआ है, राइट गाइज, और इसमें डेटा इंसर्ट हुआ है, दैट मीन्स हाइबरनेट इज गोइंग टू बेसिकली जनरेट और इंसर्ट क्वेरी फॉर अस, राइट? एज वेल एज DDL क्वेरी, ये सब जनरेट करना है. अब उन क्वेरी को आप कंसोल पर देखना चाहते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ स्पेसिफाई करना होगा. दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज प्रॉपर्टीज़. तो यहाँ ये है, ये प्रॉपर्टी आपको ये दे देना है, राइट? क्या देना है?
ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि यदि इन मेमोरी डेटाबेस होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है क्रिएट ड्रॉप। क्रिएट ड्रॉप का मतलब डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही सर्वर स्टॉप करोगे तो टेबल ड्रॉप भी हो जाता है, राइट। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है इन मेमोरी डेटाबेस के लिए। लेकिन यदि आप मेमोरी बेस्ड डेटाबेस जैसे MySQL, ओरेकल वगैरह DB2 करते हो तो उसके लिए नन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट योर डेटाबेस, ओरिजिनल डेटाबेस के लिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये इन मेमोरी डेटाबेस है तो इसका वैल्यू क्रिएट ड्रॉप होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गिव सम मोर प्रॉपर्टी, राइट। जैसे हमें ये जो SQL क्वेरी जनरेट हो रहा है वो भी देखना है, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट सो SQL, राइट। सो SQL होता है, सो SQL ट्रू कर देना है ताकि जनरेटेड SQL क्वेरी हमें दिखाई दे। उसके अलावा स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट करना है, हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट अंडरस्कोर SQL इक्वल टू ट्रू। ये क्यों देते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो जनरेटेड SQL क्वेरी है वो फॉर्मेटेड फैशन में दिखे, राइट। नहीं तो वो सीधा एक लाइन में दिखेगा। लेट मी शो यू। जैसे ये मैं नहीं दिया और एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑफकोर्स सर्वर इज गोइंग टू रीस्टार्ट एंड सो हियर यू कैन सी SQL क्वेरी जनरेटेड। पहली बार जब वन यूजर क्रिएट किया तो एक SQL क्वेरी है, राइट। यहाँ देख सकते हो कि गाइस जो DDL क्वेरी है वो भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप, टेबल यहाँ क्रिएट हुआ है, DDL क्वेरी भी दिख रहा है। और ये मैजिक किसका है गाइस, इस प्रॉपर्टीज़ का। ये हमने दिया ना सो SQL, इसका है स्प्रिंग JPA, तो इसके लिए DDL और DML क्वेरी दोनों दिखाई देगा। टेबल क्रिएट हुआ यहाँ, उससे पहले क्या होता है कि प्राइमरी की के लिए क्या होता है, ऑटो जनरेटेड रहता है। इसीलिए ये क्या करता है कि एक सीक्वेंस भी जनरेट करता है ताकि प्राइमरी की जनरेशन को वो मेंटेन रखे, राइट। उसके बाद टेबल क्रिएट हुआ एज पर द आर एंटिटी क्लास। उसके बाद पहला DDL क्वेरी हुआ तो इंसर्ट सिंगल यूजर इन्फो। उसके बाद दो इंसर्ट क्वेरी जनरेट हुआ क्योंकि दो यूजर इन्फो हम एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट। आप चाहते हो कि इन क्वेरी को फॉर्मेटेड फैशन में देखने के लिए, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं करके सेव करता हूँ। सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड हियर यू कैन सी दिस क्वेरीज आर बेसिकली कमिंग इन द फॉर्मेटेड फैशन, राइट। पहले क्या किया उसने, जो टेबल है उसको ड्रॉप किया, फिर जो सीक्वेंस था जिससे प्राइमरी की जनरेट था उसको भी ड्रॉप किया, उसका सीक्वेंस क्रिएट किया, उसका टेबल क्रिएट किया, DDL क्वेरी है। उसके बाद सीक्वेंस को उसने कॉल किया प्राइमरी की जनरेशन के लिए। उसका पहला इंसर्ट ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दो बार सीक्वेंस को इसलिए कॉल किया कि दो प्राइमरी की जनरेट करना है क्योंकि ताकि वो क्या करेगा, एज ए बैच ऑपरेशन दो डेटाबेस, दो यूजर को एक साथ डेटाबेस में इंसर्ट कर सके, राइट। और उसका जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ प्रिंट कर रहे हैं SOP में अपने प्रोग्राम में, वो प्रिंट कर रहा है, राइट। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये प्रिंट कर रहे हैं, SOP में यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ फॉर ईच ब्लॉक और यहाँ जो सिंगल यूजर जब क्रिएट होता है तो यहाँ प्रिंट कर रहा है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एंटिटी क्लास डिजाइन करेंगे किसी भी डेटाबेस के लिए। ऑफ कोर्स टुमारो इफ यू वांट टू मूव ऑन द सम अदर डेटाबेस तो एंटिटी क्लास वुड बी सेम एज इट इज़। ऐसा नहीं कि इन मेमोरी के लिए है तो ऐसा एंटिटी क्लास है। एंटिटी क्लास इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली चेंज यू हैव टू डू इन द प्रॉपर्टीज फाइल, दैट्स इट। कल को मैं MySQL में जाऊँ तो MySQL में चेंज करना है कि MySQL रिलेटेड जो डेटाबेस क्रेडेंशियल है वो चेंज करना है सिर्फ, राइट। और ओरेकल में चेंज करना है, मूव करना है तो सिर्फ ओरेकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ चेंज करना है, रेस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी सेम, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एंटिटी क्लास डिजाइन करना है, कैसे हम सिंगल यूजर इन्फॉर्मेशन या मल्टीपल यूजर इन्फॉर्मेशन या मल्टीपल रिकॉर्ड्स डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखा JPA रिलेटेड, नॉट ऑल बट फ्यू प्रॉपर्टीज़ वी हैव सीन, बट टाइम के साथ साथ हम ऑल भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे JPA रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, मिलते हैं अगले वीडियो में।